बेमौसम बारिश और मौसम में जिस तरीके का हम लोग फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, अप्रैल मई के महीने में भी ठंड लग रही है, इसका असर कृषि पे क्या पड़ेगा और किस तरह का आर्थिक नुकसान बतौर अर्थशास्त्री आप आकलन कर रहे हैं? देखिए, ये जो बेमौसम बारिश अभी हो रही है करंटली, इसका असर कई फसलों पे नेगेटिव पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और देश के और कई हिस्सों की बात करें तो गेहूं की फसल हालांकि कट चुकी है, लेकिन वो मंडियों में पड़ी हुई है। अब मंडियों में इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि फसल बारिश को झेल सके। तो क्योंकि मंडियों में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बारिश की वजह से फसल जो है मंडियों में खराब होने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है, वो देश का नुकसान है। और गेहूं तो यहाँ की एक नॉर्मल डाइट है, रोटी तो उसी से बनती है ज़्यादातर, तो उसकी वजह से जो है कल को भोजन को भी दिक्कत आ सकती है। देश पहले ही कई चैलेंजेस फेस करके हटा है। कोरोना से पहले देश निकला, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन हुआ, तो अब ये बेमौसम बारिश देश की इकोनॉमी के लिए एक और चैलेंज है। उसके अलावा कपास की फसल पंजाब, हरियाणा और देश के कई हिस्सों में इस समय बीजी गई है। तो अभी शुरू की ही स्टेज में इतनी बारिश उस फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सीधी सी बात यह है कि ये बेमौसम बारिश जो है कृषि के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए नुकसान की चीज़ है। लगभग सर, अगर एक आकलन आपका हो कि गेहूं से, सरसों से, कपास से जो नुकसान हो रहे हैं, तो आर्थिक तौर पर ये कितना बड़ा सेटबैक है और क्या कैलकुलेशन कुछ है कि कितना नुकसान हो सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में? देखिए, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया गया, अभी भी जो है इसको प्रॉपरली कुछ हद तक रिस्क को कम किया जा सकता है। अगर नहीं किया गया तो वो जीडीपी पे जो है 0.02% तक नुकसान होने की संभावना है। ये 0.02% को अगर समझें कि इससे किस तरह का नुकसान है, एक फिगर अगर आप बता पाएं। देखिए, वो तो जीडीपी का करंट डेटा को ही उस हिसाब से हम फिगर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक मेजर नुकसान है देश को, देश के आम आदमी को, देश के किसान को एक मेजर नुकसान हम कह सकते हैं इसको। क्या इसके लिए सर कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो नुकसान है वो उसको रिवाइव किया जा सके, कम किया जा सके? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जैसे मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा और देश के कई और हिस्सों में गेहूं की फसल कट के आ चुकी है। अब किसान भाई ने तो अपना काम कर दिया है। अब क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता, स्टोरेज स्पेस होती, तो वो बहुमूल्य फसल नष्ट ना होती। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सही रखा जाए। दूसरा जो है, किसान भाइयों को इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर मौसम करवट बदलने वाला है, मौसम चेंज होने वाला है, तो किसान भाइयों को एडवांस में इन्फॉर्म किया जाए और उनको गाइड किया जाए कि उससे अपनी फसल को कैसे जो है वो डैमेज कम से कम कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यानी कि उनको एडवांस में गाइडेंस दी जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो ये जो ऑलरेडी कटी हुई फसल है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फसल भी हैं सर जो भी बोए गए हैं और जो प्रीमेच्योर या तो वो ख़त्म हो गए हैं या फिर वो उसके ग्रोथ को लेकर बहुत तरह की आशंका बनी हुई है। कपास की फसल की बात कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और देश के कई और हिस्सों में कपास की फसल अभी बोई गई है, तो अभी शुरुआत की स्टेज है। शुरुआत की स्टेज में इतनी ज़्यादा बारिश का होना कपास की फसल को जो है डैमेज पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ और फसलों पे भी ये डैमेज होने की संभावना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एडवांस वार्निंग सिस्टम्स, किसान भाइयों को इन्फॉर्मेशन पहले से दी जाए, और उनको अगर इस तरह का मौसम करवट बदलता है, क्लाइमेट चेंज होता है, एकदम बारिश आती है, तो उसको किस तरीके से उस रिस्क को रिड्यूस करना है, उससे फसल को बचाना है, इस तरीके की जानकारी और इन्फॉर्मेशन और सहायता सरकार दे, ये बहुत ज़रूरी है। कपास का सर हमारी इकोनॉमी पे कितना रोल है, किस तरह का कंट्रोल हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को कपास से? कपास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कपास जो है बहुत चीज़ों में, कॉटन से बहुत चीज़ें बनती है, और कॉटन तो जो है हमारे देश की जो है बहुत पुरानी धरोहर है। तो कॉटन का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। देखिए, जैसे गेहूं का है वैसे ही कॉटन का है। हर फसल जो उगती है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है, क्योंकि फसल क्यों उगती है, क्योंकि उसके लिए एक रेडी मार्केट है, उसके लिए एक कंज्यूमर है। देश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उसने कंट्रीब्यूट करना है, चाहे भोजन के रूप में, चाहे कपड़े के रूप में, या किसी और चीज़ में। तो हर फसल जो उगती है उसका कोई ना कोई रेलिवेंस है। और हमारी इकोनॉमी आज, ठीक है, एग्रीकल्चर का उतना हिस्सा नहीं है इकोनॉमी, बट फिर भी
एंड ऑफ द डे वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। तो अगर फसल कमजोर होती है तो उसका इंपैक्ट सब जगह आएगा, सिर्फ जो है किसान भाइयों तक सीमित नहीं रहेगा, उसका इंपैक्ट कल को पूरे देश की इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं दिखाई देगा। सर, ये बेमौसम बारिश और जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, अप्रैल मई के महीने में भी उस तरह का टेम्परेचर नहीं है, फसलों पे, कृषि पे आपको किस तरह का इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है और क्या नुकसान आप कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जो मौसम का बेमौसम बरसातों का देर तक चल जाना, गर्मी का जल्दी शुरू हो जाना, गर्मी का एकदम से गायब हो जाना, एकदम से ठंड आ जाना, कहीं एकदम से स्नोफॉल हो जाना, तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये बता रहे हैं कि मौसम जिस तरीके से हमारी फसलों के हिसाब से और हमारी जो कृषि आधारित इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसके लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि हर फसल का जब बुआई होती है, उसकी कटाई होती है, तो फसल की मौसम के हिसाब से होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो इस साल जो रबी की फसल थी, जिसमें गेहूं का आप ले लीजिए, तो जो हमें गेहूं की फसल मान लीजिए बैसाखी 14 अप्रैल 13 अप्रैल के आसपास उसकी कटाई की जाती है। हमने देखा कि मार्च के महीने में अचानक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और उसके बाद बारिश होने लगी, बारिश की वजह से वो फसल खराब हो गई। या हम उदाहरण के तौर पर मस्टर्ड की फसल लें, सरसों की फसल जो कि मैच्योर होती है होली के आसपास, इस बार हमने देखा कि फरवरी के आसपास वो फसल पकनी शुरू हो गई अचानक, और ना चाहते हुए भी किसानों को वो फसल काटनी पड़ गई। कच्ची पक्की उसकी क्वालिटी हल्की थी, जैसी भी थी। तो कहीं गर्मी जल्दी शुरुआत हो रही है, कहीं गर्मी देर तक चल रही है, कभी गर्मी चलते चलते एकदम से बरसात हो जाती है, बरसात के बाद एकदम से गर्मियां ऐसा लगता है चली गई, मौसम ठंडा हो गया, कहीं पर बर्फ गिरने लगती है। इन सब की वजह से फसल का जो पूरे भारत में पैटर्न है, और अगर हम फसल का यहां पर नाम लेना चाहें तो रबी की और खरीफ की फसल के अलावा भी, ये रबी की फसल में जैसे गेहूं आता है, सरसों आता है, खरीफ की फसल में हम चावल की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बात करें सेब की फसल है, कोकोनट की फसल है, नारियल की फसल है, कपास की फसल है, इन सब फसलों पर असर देखा जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि भारत के किसी एक हिस्से में देखा जा रहा है, इसको जम्मू एंड कश्मीर से लेके पंजाब हरियाणा से लेके केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी ये अंतर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में आप लें, महाराष्ट्र में मैं उदाहरण के तौर पर लूं तो आम की फसल, अल्फांसो आम वहां पर आता है, उसमें भी करीब 40% इस बार कटौती देखी जा रही है, क्योंकि बेमौसम बरसात की वजह से और ये अचानक गर्मी और अचानक एकदम से मौसम बदल जाने की वजह से आम की, अल्फांसो आम की 40% फसल इस बार कम होने की उम्मीद है। कुल मिला के अगर हम देखें तो भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। 60 से 70% भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें, भारत की अगर आज जीडीपी हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर ले रहे हैं, और मैं अगर आसान भाषा में इसको रुपए में कन्वर्ट करूं, 350 लाख या 300 लाख करोड़ की अगर मैं अर्थव्यवस्था लेके चलता हूं, उस पर मेरा यह मानना है कि जो एल नीनो इफेक्ट है या मौसम के कारण जो मार पड़ रही है कृषि की पूरी अर्थव्यवस्था पर, इसका करीब 0.25% जीडीपी पर असर होने की उम्मीद है। 0.25% जीडीपी का अर्थ है कि आप अगर पूरी जीडीपी 300 लाख करोड़ मैं एक लेके चलता हूं, हालांकि जीडीपी एक बहुत डायनेमिक टर्म है, घटती बढ़ती रहती है, पर मैं 3.3 ट्रिलियन डॉलर से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का लेके चल रहा हूं। अगर मैं 300 लाख करोड़ का भी लेके चलूं तो इसका जो 0.25% आता है वो करीब 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का आ जाता है, 1%। उसका मैं अगर 4 हिस्से करूं तो 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का पूरी की पूरी जो कृषि अर्थव्यवस्था है इस पर असर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत की जीडीपी में 15 से 17% कॉम्पोजिशन कृषि क्षेत्र का है, 15 से 17%। तो जिस सेक्टर पर करीब 60 से 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित हैं, उसका योगदान पूरी जीडीपी में 15 से 17% का, और मौसम की वजह से उसमें भी हम 30% का कम से कम फर्क दे रहे हैं। तो मेरा अनुमान यह है कि 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे इस पे मार पड़ सकती है अगर मौसम की हालत ऐसी ही बनी रही। ये जो एल नीनो इफेक्ट कह लीजिए, बेमौसम बरसात कह लीजिए, सूखा कह लीजिए, अचानक गर्मी कह लीजिए, अचानक सर्दी कह लीजिए, अचानक बर्फ गिरना कह लीजिए, बेमौसम वृष्टि हो जी, या जिसको हम ओले पड़ना कहते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, इसका असर सीधा सीधा कृषि पर पड़ने को देखने को मिलेगा। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि 70 से 80 हजार करोड़ का असर पड़ेगा, ये एक तरह से नुकसान होगा, तो इस नुकसान को, अर्थव्यवस्था के इस नुकसान की भरपाई
के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि मौसम पर ये तो बहुत प्राकृतिक चीज़ है, इस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है, क्या किया? देखिए, ये बात सच है कि मौसम पे भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आज हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल मानसून की किसानों को आस रहती है। किसानों को क्यों, पूरी की पूरी भारत की जनता को नॉर्मल मानसून की आस रहती है, जिससे कि आपकी महंगाई कंट्रोल में रह पाए। और हम जानते हैं कि भारत अब फूड सेल्फ सफिशिएंट देश है, मतलब खाद्य पदार्थों के मामले में भारत को अब यहां से ना के बराबर आयात करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर ये 70 से 80 हजार करोड़ की मार पड़ती है तो लाजमी बात है इससे जो भारत की जो स्टोरेज है, जो हम अन्न को स्टोर करते हैं, आज अगर हम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो अन्न पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को दे पा रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि हमारे जो भंडार हैं, खाद्य भंडार, वो पर्याप्त भरे हुए थे। हम अफोर्ड कर सकते हैं, सरकार जो खरीद करती है किसानों से उसको बचाकर रखती है, और ऐसी परिस्थिति में वो भंडार काम आए हैं। तो मुझे लग रहा है इसका सीधा सीधा असर ये होगा, पहले महंगाई पर असर होगा, दूसरा जो खाद्य भंडार है उन पर असर होगा। और जहां तक बात है कि भारत सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, मुझे लग रहा है, मेरी अपनी व्यक्तिगत एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये राय है कि गरीब कल्याण योजना को इस समय जहां तक भी दिया जा चुका है वहां पर इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि ये कोविड से संबंधित था। कोविड अब बीत चुका है, हाल में कोविड के केसेस देखने को मिले, पर वो पीक क्रॉस कर चुका है। मुझे नहीं लग रहा कोविड अब उतना भयावह रूप कभी लेगा जो हमने पीछे 2020 और 2021 में देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है वो 5 किलो अनाज जो कि 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, उसको कम से कम सीमित कर देना चाहिए, या तो रोक देना चाहिए, या इसमें से जो लोगों की गिनती है वो कम कर देनी चाहिए, जिससे कि हम अपने खाद्य भंडारों को फिर से भर सके। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे खाद्य भंडारों, खाद्य प्रोडक्शन का, फूड प्रोडक्शन का, एग्री प्रोडक्शन का नुकसान होता है मौसम के कारण, तो हम उन भंडारों का प्रयोग उस दिन के लिए, उस समय के लिए, उस सीजन के लिए कर सकें, जिससे कि महंगाई फिर एक दफे भयावह रूप ना ले ले, जो हमने पीछे 1-1.25 साल में देखने को मिला है हमको। तो मुझे लग रहा है भारत सरकार को तुरंत इसके लिए कदम उठाने चाहिए। और भारत सरकार यह भी कर सकती है कि अगर ये खाद्य पदार्थ कम पड़ते हैं तो आयात के संसाधन या आयात के जरिए भी खुले ऑप्शंस उनको रखना चाहिए। अगर हमें खाद्य पदार्थ इंपोर्ट करने पड़ते हैं ऐसे हालात में, मान लीजिए जो जरूरी फसल हैं जिसमें गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, पशुओं को पालन के लिए जो हमें चीजें चाहिए, सेब है, फलों की फसल है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरत की हैं, अगर उसमें कहीं कमी नजर आती है, कपास है, तो मुझे लग रहा है भारत सरकार को इंपोर्ट करने के लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। हालांकि मेरा यह मानना है कि अगर खाद्य भंडार की बचत की जाती है, उसके संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो हम किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं। महंगाई पर भी सरकार को रोक लगानी पड़ेगी। महंगाई में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस रखने के लिए भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, ये देखते हुए कि 2024 में इलेक्शंस हैं और इस इलेक्शन के कारण सरकार के ऊपर पॉलिटिकल कंपल्शंस आ जाते हैं। इसीलिए दिसंबर तक इस गरीब कल्याण योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय तक गरीबों को अनाज मिलता रहे। पर यह देखना होगा कि क्या उन गरीबों को इस अनाज की अब जरूरत है, क्योंकि कोविड को हम पीछे छोड़ चुके हैं। कम से कम कोविड से जुड़ी जो समस्याएं थी उनको हम काफी हद तक पीछे छोड़ चुके हैं। तो क्या हमें इसको जारी रखना आगे चाहिए कि नहीं, यह सरकार को पुनः विचार करना पड़ेगा। सर, इस नुकसान से आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ सकती है? देखिए, अगर खाद्य पदार्थों की प्रोडक्शन में कमी आती है तो उसका सीधा सीधा असर महंगाई पे पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई अगर इफेक्ट होती है, हम सब जानते हैं कि महंगाई को दो ही चीजें प्रभावित करती हैं, या तो मांग या सप्लाई। मांग बनी हुई है, सप्लाई पीछे से पूरी नहीं आ रही, या सरकार उस सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पाएगी, तो लाजमी बात है कि खाने की चीजों के रेट बढ़ेंगे। और फूड इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, अगर वो बढ़ता है तो हमने देखा है पिछले 1-1.25 साल में कि किस प्रकार से हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो एकदम से ऊपर जाता है। बिल्कुल इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। और मुझे लग रहा है सरकार को और सरकारी तंत्र को पहले से इस मौसम के, बदलते हुए मौसम के मिजाज को देखते हुए इसकी पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए कि ये परिस्थिति ऐसी ना खड़ी हो जाए कि फिर सरकार के लिए महंगाई को नियंत्रण करना बड़ी मुश्किल से, जो महंगाई थोड़ी बहुत नियंत्रण में आई है, वो फिर से कहीं लगाम से बाहर हो जाए। मौसम की मार के कारण अगर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर असर होता है
और जैसा कि मैंने कहा कि करीब करीब 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट का जीडीपी पे असर होगा। मान लीजिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान इस समय जो ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक, मैं औसतन 6% लेके चलता हूं। अगर 6% ग्रोथ इस 23-24 फाइनेंशियल ईयर में फोरकास्ट की जा रही है, वो घट के 5.75 रह जाएगी, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का असर होगा। ये तो सीधा सीधा मौसम का हुआ। और अगर इसके कारण से महंगाई बढ़ी और उस महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई को फिर से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े, तो वो भी हम सब जानते हैं कि ब्याज की दरें जब बढ़ती हैं, यही ग्रोथ के अनुमान जब 8% किए जा रहे थे, आज घट के 6 पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि ब्याज की दरें लगातार बढ़ाई गई हैं पिछले 1-1.25 साल से। हम सब देख रहे हैं कि 250 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाया गया है। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई को फिर से रेपो रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर फिर से रेपो रेट बढ़ाने पड़े तो उसका जीडीपी पे और असर होगा। कुल मिला के हम देखें तो यह मौसम की मार ना केवल सीधा फसल पे असर डालेगी, बल्कि जीडीपी पर, महंगाई पर, भारत की ओवरऑल डेवलपमेंट पर, विकास पर इसका असर पड़ने वाला है। तो यह मौसम का असर बहुत दूर तक जाने वाला है, कुल मिला के आर्थिक दृष्टि से अगर हम समझना चाहें तो।